नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है। और आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि ये जो नंबर्स की जर्नी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, इस नंबर की जर्नी ने हम ह्यूमंस को इवॉल्व किया है। हमें कुछ नहीं से बहुत कुछ बनाया है। और जहां हम लोगों ने नेचर में देखा और हमारे अंदर एक सवाल पैदा हुआ कि ऐसा क्यों होता है, नेचर ने उस चीज को हमें समझाया। बस हमारी क्यूरियोसिटी जागने की देर थी और एक सही सवाल पूछने की देर थी कि ऐसा क्यों होता है। हमने फिर नेचर को नंबर्स के साथ उसको एसोसिएट किया और उसको ऑब्जर्व किया, एंड पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी इवॉल्व करती गई। ऐसा हर इंसान ने नहीं किया, कुछ चुनिंदा इंसानों ने किया, लेकिन उन कुछ चुनिंदा क्यूरियस माइंड और ब्रिलियंट माइंड्स की वजह से आज ह्यूमैनिटी जहां खड़ी है उस लेवल तक पहुंच पाई है। तो नंबर्स के जरिए हम कितने ज्यादा काबिल बन सकते हैं, ये चीज हम लोगों ने इस जर्नी में जानी है, और ये जर्नी आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है, क्योंकि नंबर्स अनंत हैं। उसी तरीके से हमारी ह्यूमैनिटी की इवोल्यूशन की जो पॉसिबिलिटी है वो भी अनंत है। तो उसी पॉसिबिलिटी को समझने के लिए लिमिट्स के बाद अब बारी है इस चीज को एक्सप्लोर करने की। जब हम मैथ की किताब खोलते हैं तो दूसरा ही चैप्टर हमारा निकल कर आता है, रिलेशन एंड फंक्शन। अभी हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट माइंडसेट को बिल्ड कर रहे हैं। और वही माइंडसेट हमें हेल्प करेगा मैथमेटिक्स को सही वे में उसका आनंद प्राप्त करने में, और मैथमेटिक्स और साइंस को एक करके पढ़ने में, और आपको सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ लर्नर बनाने में। हमें सिर्फ और सिर्फ राइट डायरेक्शन चाहिए, सारे काम हम खुद ब खुद कर सकते हैं। ये बात 100% ट्रू है। क्यों? इसका प्रूफ मैं सिर्फ इस लाइन के साथ दे सकता हूं कि जिस इंसान ने जो भी खोज करी है वो उसने खुद से करी है, क्योंकि उस खोज के बारे में किसी को भी पूरी पृथ्वी पर पता नहीं था, क्योंकि उसने खोजी ही पहली बार है। जो जो इन्वेंशन किसी इन्वेंटर ने करी है वो भी उसने खुद से ही करी है और पहली बार करी है, क्योंकि उसका भी इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं था। तो अगर वो इंसान, और वो क्या है, इंसान है, अगर वो खुद से कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ने की जरूरत है। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। अब चलो अपने प्रीवियस लेक्चर्स जो हम लोगों ने इस नंबर की जर्नी को देखा है, चाहे वो इस दुनिया में शून्य के जीरो को ढूंढना हो, या यूलर नंबर को खोजना हो, या पाई की डिस्कवरी हो, या पाइथागोरस हो, हर जगह हमने नेचर को एक्सप्लोर किया है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो हम लोगों ने अपने ब्रेन के बारे में समझी है कि हमारा ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन होती है। हम उस इंफॉर्मेशन की मदद से, जो हमें पता है, हम उसकी मदद से अपने अगले आए हुए सवाल से, कि देखो इतनी चीजें तो मुझे पता है लेकिन अभी ये नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमें सिर्फ एक सवाल उठाना है, ऐसा क्यों हो रहा है, और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसके जरिए हमें उस चीज को ऑब्जर्व करना है। नेचर जवाब खुद ब खुद दे देगा। आप में से कई लोग पूछते हो मुझसे कि राइट वे ऑफ एजुकेशन हम कैसे सीखें, तो वो मैंने आपको कई बार बताया है। ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स राइट एजुकेशन। और ऑब्जर्व क्या करना है, जो आपके मन में सवाल आया है कि ऐसा क्यों होता है, उसको जानने के लिए आपको उस चीज को ऑब्जर्व करना है और मैथमेटिकल कम्युनिकेशन करनी है नेचर के साथ। अब मैथमेटिकल कम्युनिकेशन कैसे होती है? जो ज्ञान आपके पास मौजूद है उसी ज्ञान के जरिए आप नेचर से वार्तालाप करो, बात करो, नेचर आपको नया ज्ञान खुद ब खुद प्रदान कर देगा। और इस चीज को एज अ एग्जाम्पल मैं आज के वीडियो लेक्चर में आपको शो भी करूंगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि नेचर को नंबर्स के साथ एसोसिएट करके अगर हम ऑब्जर्व करें और नंबर्स के बिहेवियर को देखें तो उन चीजों के पीछे के लॉज हम लोग समझ सकते हैं। तो यही है द इजीएस्ट वे एंड द राइट वे, और यही हम करेंगे। इट मींस नंबर्स के साथ हम चीजों के बीच के कनेक्शन को समझ सकते हैं। इसी को हम साधारण भाषा में कहते हैं रिलेशन। एक फैक्ट और एक मिथ मैं आप लोगों का क्लियर करना चाहता हूं। अमूमन हमारी इस पढ़ाई की जर्नी में हमें ऐसा लगता है कि मैथ का रिलेशन और रियल लाइफ का रिलेशन अलग अलग होता है। नो, इन दोनों के मीनिंग सेम होते हैं। मैथ में अगर हम लोग कोई चीज पढ़ रहे हैं और रियल लाइफ में कोई चीज पढ़ रहे हैं तो वो डिफरेंट होती हैं, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स रियल लाइफ से ही सीखी जाती है। जैसे हम कहते हैं कि फिजिक्स का वर्क और रियल लाइफ का वर्क अलग होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों एग्जैक्टली सेम है। रियल लाइफ को ऑब्जर्व करके ही हमने वर्क को डिस्कवर किया कि इसका फॉर्मूला फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, और वो डॉट प्रोडक्ट ही क्यों होता है, ये भी हमने नेचर को ऑब्जर्व करके ही जाना है। इट्स जस्ट कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो अधूरी अधूरी मौजूद है, और हमें एक आदत लगा दी जाती है डेफिनेशंस के जरिए पढ़ने की, एग्जाम के अंडर प्रेशराइज होकर पढ़ने की, और टाइम स्पैन को सही से यूटिलाइज ना करने की। दैट इज वाई हम लोगों को ये डिफरेंट लगने लगता है, बल्कि ये है एकदम सेम टू सेम। और इन्हीं चीजों से जब हमारे दिमाग से पर्दा हटेगा, जैसे जैसे हमें क्लैरिटी मिलती जाएगी, हम ज्यादा से ज्यादा सेल्फ लर्नर बनते रहेंगे। और यही यही इंपॉर्टेंट है एजुकेशन सेक्टर के अंदर, और यही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के बच्चों के लिए, ताकि वो एक्चुअली में फ्यूचर बने हमारे नेशन का। वरना रॉन्ग वे ऑफ एजुकेशन से
बच्चे फ्यूचर नहीं बनते हैं, वो बोझ बन जाते हैं नेशन के ऊपर और नेशन की इकोनॉमी डाउन होनी स्टार्ट होती है। इसलिए हमें ऑब्जर्वेशन का रास्ता ही अपनाना है। हर चीज जो हमें सीखनी है वो ऑब्जर्वेशन के जरिए सीखनी है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि नेचर में हर चीज को हम नंबर्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, और जब उनके नंबर्स के फ्लो में आने वाले परिवर्तन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो उनके लॉज हमें समझ आते हैं कि ये हो क्या रहा है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स। यही है मैथमेटिक्स में रिलेशन का मीनिंग। अब ये फंक्शन क्या होता है, तो जो जब हम पढ़ते हैं रिलेशन को, तो जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो मल्टीपल फैक्टर्स पर रिलेट होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मिल्कमैन है, ठीक है, जो गाय से दूध को निकालता है, मिल्क निकालता है। अब गाय से निकाल जब उसने दूध लिया तो उसके पास एक अपनी कॉस्ट आती है कि यार मुझे इस दूध के लिए गाय को इतना खाना खिलाना पड़ता है और मेरे पास इसके बदले इतने लीटर दूध आता है। तो अगर मेरे खाने का कॉस्ट, ये एक रफ एग्जांपल ले रहा हूं, खाने का कॉस्ट पर डे का 100 रुपए का है, तो क्या मुझे दूध को 100 रुपए से कम दाम पे बेचना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर मैं 100 रुपए से कम दाम पे दूध बेचूंगा तो मैं गाय को खिलाने के लिए चारा नहीं खरीद पाऊंगा, तो ऑब्वियसली वो 100 रुपए से ऊपर के दाम पर बेचेगा, यानी कि वो उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा। तो मान लेते हैं उसने 50 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया। अब यहां पर ये 1 लीटर का नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल है, जितना भी दूध निकालता है जस्ट एन एग्जांपल। तो 150 रुपए में ये दूध को सेल करेगा मार्केट में। अब दूध जो होता है ये अपने लोकल रीजन में तो 150 का बेच सकता है, लेकिन दूर दूर बेचना हो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में यहां पर पेट्रोल पे के भाव पर भी डिपेंड करेगा कि इसका खर्चा कितना आएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी कहती है कि हमारा कॉस्ट जो आएगा वो 30 रुपीज का आएगा और हम इसमें अपना 5 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे और फिर ये शॉप पे चला जाएगा। जब ये शॉप पे पहुंच जाएगा तो शॉपकीपर कहेगा कि यार मैं भी तो बेचने की मेहनत कर रहा हूं, तो वो इसमें अपना एडिशनल 5 रुपीज का प्रॉफिट ऐड करेगा और इन सब को ऐड करके इतने रुपए में, जो भी ऐड करके वैल्यू आएगी, इतने रुपए में दूध वो सेल होगा। तो अगर आप देखो कि एक दूध निकालने की प्रक्रिया से लेकर दूध के फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में नंबर्स एसोसिएटेड हैं। यही वो रिलेशन है जो हम ऑब्जर्व करते हैं। हम ऑब्जर्व करते हैं कि यार यहां पर मैथमेटिक्स में जो आप ये रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे हो, इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मतलब हुआ जस्ट आपने ऑब्जर्व किया कि यार चारे का भाव बढ़ेगा तो दूध का भाव बढ़ेगा, क्योंकि भाई उसको भी तो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को रिकवर करना होगा। पेट्रोल का भाव बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का भाव बढ़ेगा। तो अगर हम देखें कि राइट वे ऑफ एजुकेशन क्या है, तो वो भी नेचर हमें डेली समझा रहा है कि जो आप डे टू डे लाइफ में करते हो, ऑब्जर्वेशन और मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, और सिर्फ आपका एक सही सवाल कि दूध के भाव क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि पेट्रोल के भाव बढ़ गए, चारे का भाव बढ़ गया। तो एक सही सवाल, ऑब्जर्वेशन, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, और आपको मिल जाता है दूध के भाव का रिलेशन वो इतना क्यों है। यही है मैथमेटिक्स का ट्रू मीनिंग। और हम इसको अगर कहें मैथमेटिक्स का ट्रू मीनिंग तो ये गलत होगा। रियल लाइफ में रिलेशन का ट्रू मीनिंग, जो कि मैथमेटिक्स के लिए भी वही है और रियल लाइफ के लिए भी वही है। अब जो चीजें होती हैं वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं, हो सकता है आपने अभी इसको ना पढ़ा हो अगर आप 11वीं की स्टार्टिंग में है तो। जैसे कि मान लेते हैं एक एक आपने पत्थर फेंका, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में यहां से यहां गया, तो यहां से यहां तक की जो रेंज है, मैं उसको आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि वो कितना दूर गया अगर उसको एक थीटा एंगल पर फेंका गया है और यू इनिशियल वेलोसिटी यू वेलोसिटी से फेंका गया है, तो वो आता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ठीक है, ये कैसे आया ये हम फिजिक्स में देखेंगे। अभी हमारा जो बात कर रहे हैं वो ये है कि रिलेशन का और एंगल, सॉरी, रेंज का और एंगल का एक रिलेशन है। और ये रिलेशन हमने कैसे खोजा होगा? नेचर को ऑब्जर्व करके खोजा होगा। रेंज का और इनिशियल वेलोसिटी का एक रिलेशन है, रेंज का और ग्रेविटी का एक रिलेशन है। यही रिलेशन काम आएगा मंगल ग्रह पे, लेकिन वहां जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यही रिलेशन काम आएगा आपका वेलोसिटी के साथ, जितनी तेज फेंकोगे रेंज बढ़ती जाएगी। जिस एंगल पर फेंकोगे, मान लो ये 45 डिग्री पर आपको मैक्सिमम रेंज देगा, ठीक है। तो यहां पर ये हम क्या देख रहे हैं? मैथमेटिक्स अलग है, फिजिक्स अलग है, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में आप रिलेशन फंक्शन पढ़ ही इसलिए रहे हो ताकि आप समझो कि फिजिक्स में जो आप फॉर्मूलाज देखते हो वो मात्र एक रिलेशन है। अब कई रिलेशंस, जब हम मैथमेटिक्स के अंदर रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि कई बार एक ही इनपुट पर दो आउटपुट आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर थीटा की वैल्यू, जैसा कि आपने अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री तो बताई ही है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहां पर मैं एक वैल्यू लेता हूं, जैसे कि मैं 30 डिग्री लेता हूं, ठीक है। तो साइन 2 इंटू में 30 डिग्री, ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी क्या होती है, √3 अपॉन में 2, ठीक है। और साइन अगर मैं यहां पर देखूं तो साइन 60 एंड
180 माइनस 60 कितना हो जाएगा आपका 120। साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 120 की वैल्यू भी होती है √3/2। तो अगर मैंने पहले लिया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहां पर 2 थीटा में बन जाएगा 60 डिग्री, और मैं दूसरा एंगल लू यहां पर साइन 60 डिग्री अगर मैं लेता हूं तो 2 थीटा बन जाएगा आपका 120 डिग्री। ठीक है, यानी कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। दोनों इनपुट पर, इन दोनों इनपुट्स को अगर आप देखोगे तो आपको सेम रेंज मिलने वाली है। शर्त यह है कि ग्रेविटी और यू स्क्वायर यानी कि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू सेम हो। ऑब्जर्व करो, आप जस्ट ऑब्जर्व करो, कोई भी चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर मैं 30 डिग्री पर फेंकूं या 60 डिग्री पर फेंकूं, जो रिलेशन मैंने कुदरत को ऑब्जर्व करके फाइंड किया है, इस रिलेशन के हिसाब से 2 इंटू में 30 साइन 60 हो जाएगा एंड 2 इंटू में 60 साइन 120 हो जाएगा। साइन 120 और साइन 60 दोनों की वैल्यू √3/2 होती है। इट मींस मुझे सेम रेंज मिलेगी। अब अगर हम देखें तो यहां पर मैं दो अलग अलग इनपुट पर एक ही आउटपुट आ रहा है। ये इनपुट वैल्यू है, ये आउटपुट वैल्यू है, ये इनपुट वैल्यू है, ये आउटपुट वैल्यू है, और ये याद नहीं करना है, कॉमन सेंस। रिलेशन जो बना है, जिसको आपको, जिसकी वैल्यू देखो, ये इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं जो फॉर्मूले के फॉर्म में लिखे जाते हैं, क्योंकि यहां वैल्यूज डालते हो, और ये डिपेंडेंट वैल्यूज है। ठीक है, अब इसी फंक्शन को हम एक इस तरीके से बनाते हैं। तो अगर हम देखें कि दो इनपुट पर एक आउटपुट आया है, तो अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूंगा, ग्राफ पे प्लॉट करूंगा, यहां पे रेंज रखूंगा और यहां पे एंगल रखूंगा। ठीक है, ग्राफ पे प्लॉट करूंगा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब आपका वो है, कोऑर्डिनेट प्लेन है, लेकिन ये ग्राफ है। ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा 30 डिग्री पर रेंज की जो वैल्यू आ रही है, 60 डिग्री पर भी रेंज की वही वैल्यू आएगी। ठीक है, वही वैल्यू आएगी। इट मींस दो अलग इनपुट पर सेम आउटपुट आ रहा है। अब अगर आप रियल लाइफ में जाओ तो आप यहां पर इसी रिलेशन को ऐसे देखो कि यहां पर मैं इस जी को यहां ले आता हूं, आर मल्टीप्लाई जी, इस यू स्क्वायर को डिवीजन में ले आता हूं, और ये बन जाता है साइन 2 थीटा। अभी फॉर्मूलाज याद नहीं करने हैं, मेन हम भावनात्मक रूप से गणित के साथ जुड़ रहे हैं, उसको देखना। और यहां पर इस साइन को मैं इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स। जो 11th में है बच्चे, परेशान ना हो, जस्ट मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, ऐसे कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। और फिर यहां 2 थीटा बचेगा, तो यहां 1/2 कर देता हूं। तो अब यहां पर रिलेशन आया, थीटा बन गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये बन गया आपका दूसरा रिलेशन। ये एक दूसरा रिलेशन है जो थीटा की वैल्यू बताता है, जिसमें आपको रेंज पता चल रही है, रेंज की वैल्यू इनपुट हो जाएगी, ग्रेविटी की वैल्यू इनपुट हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू इनपुट हो जाएगी। अब जरा देखो कि अगर मैं यहां पर जो रेंज आ रही है, मान लो यू स्क्वायर की वैल्यू 1 ले लेता हूं, जी की वैल्यू 10 ले लेता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं यहां पर देखूं कि दो इनपुट पर एक ही आउटपुट आ रहा था, तो रेंज की वैल्यू जो यहां आई थी, मान लेते हैं इसकी वैल्यू जो भी है एक्स वैल्यू है, तो अगर मैं यहां पर रेंज की वैल्यू एक्स रख देता हूं, ज्यादा लंबा अजीब सा लग रहा होगा ना, आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, मैंने ये रिलेशन बनाया, यहां पे दो इनपुट पर एक आउटपुट आया। ठीक है, और यहां पर चलते हैं तो यहां पर मैं देखूंगा कि जो इनपुट था मेरा, रेंज की जो वैल्यू थी, मान लेते हैं उसकी कोई भी वैल्यू थी, एक्स वैल्यू थी। अब अगर वही एक्स मैं यहां डालूंगा तो मुझे थीटा के दो आउटपुट मिलेंगे, एक मिलेगा 30 डिग्री एंड एक मिलेगा 60 डिग्री। ठीक है, कभी कभी हम फ्लो में ज्यादा तेजी से बोलते हैं तो चीजें ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती हैं, इसलिए मैंने एक पॉज ले लिया। ठीक है, देखो यहां पर जब रेंज निकाल रहा हूं, थीटा की दो वैल्यूज पर एक आंसर आ रहा है, वही आंसर अगर मैं इसके अंदर डालूंगा तो मुझे थीटा की दो वैल्यूज मिलेंगी। तो इस वक्त रेंज क्या है? इनपुट है, और थीटा क्या है? आउटपुट है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि एक इनपुट पर, वन इनपुट पर मुझे मिले टू आउटपुट मिले, और यहां मैं कह सकता हूं कि टू इनपुट्स पर वन आउटपुट मिला। और इसी को बस लोगों ने, मतलब मैथमेटिशियंस ने देखा कि इनमें से कौन सी चीज ज्यादा सरल है। ठीक है, दो इनपुट पर एक आउटपुट आना या एक इनपुट पर दो आउटपुट आना, तो सरलता के भाव पर इस चीज को तोला गया। तो सबसे सिंपलेस्ट रिलेशंस वो होते हैं जहां पर एक इनपुट पर एक आउटपुट आए, वो सबसे सिंपलेस्ट है। लेकिन कभी भी एक इनपुट पर दो आउटपुट ना आए। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, फिर से भाषा को सरल करते हैं। एक इनपुट पर दो आउटपुट ना आए। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, लेकिन सबसे सरल रिलेशन क्या है कि एक इनपुट पर एक आउटपुट आए, या फिर मल्टीपल इनपुट्स पर सेम आउटपुट आ सकता है, लेकिन एक इनपुट पर कभी दो आउटपुट ना आए। ठीक है, तो हमने क्या कहा? हमने कहा ऐसे रिलेशंस जिसमें एक इनपुट पर एक ही आउटपुट आता है, ऐसे रिलेशंस को हम लोग रिलेशन बोलेंगे, और साथ ही साथ एक नया नाम दे दिया कि हम उसको फंक्शन बोलेंगे।
एज सिंपल एज दैट। सिंपलेस्ट रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहते हैं, और सिंपलेस्ट रिलेशन को हमने फंक्शन बनाने का जो पैमाना तय किया कुदरत को ऑब्जर्व करते करते, वो हमें ये समझ आया कि एक इनपुट पर एक ही आउटपुट आए। ठीक है, अब जैसे यहां पर दो इनपुट पर एक आउटपुट है, तो ये उसी को फॉलो कर रहा है कि एक इनपुट पर एक आउटपुट आए। कैसे? जब मैं 30 डिग्री एज ए इनपुट डालूंगा तो ये एक इनपुट है, इस इनपुट पर रेंज की एक ही वैल्यू आएगी, दो वैल्यू नहीं आएंगी। जब मैं थीटा की वैल्यू 60 डालूंगा तो ये भी एक इनपुट है, इस एक इनपुट पर भी रेंज की एक ही वैल्यू आएगी, दो नहीं आएगी। लेकिन इस वाले फंक्शन को, रिलेशन को अगर हम देखते हैं, तो मैं रेंज की जब एक वैल्यू डालूंगा तो थीटा की दो वैल्यूज आएंगी, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो यहां एक इनपुट पर दो आ गई, तो इसको हम रिलेशन कहेंगे, इसको भी हम रिलेशन कहेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर पार्ट को हम फंक्शन भी कहेंगे। ठीक है, तो फंक्शन कुछ नहीं है, सिंपलेस्ट रिलेशन जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है उसको बस हमने नाम दिया फंक्शन, यानी कि सिंपली वन इनपुट वन आउटपुट। इस फिनोमिना को जो फॉलो करता है, कुदरत में पाए जाने वाले ऐसे रिलेशंस जिनमें एक इनपुट पर एक आउटपुट ही आता है, ऐसे रिलेशंस को याद रखना, इसको आप रिलेशन भी कह सकते हो, ऐसे रिलेशंस को हम लोगों ने कहा फंक्शंस हैं, क्योंकि इनको स्टडी करना आसान है। इनको स्टडी करना मुश्किल है नहीं, इनको भी स्टडी करना है हमें। बस आपकी 11th 12th में मोस्टली जो कुछ भी आप पढ़ने वाले हो वो फंक्शंस के नाम पर आएंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, हम लोगों को एक हैबिट भी लग जाती है कि यार फंक्शन को ही देखना है, फंक्शन फंक्शन फंक्शन। बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट नॉट एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन रिलेशन ही होता है, बस ऐसा रिलेशन जिसमें एक इनपुट पर एक आउटपुट आए। ये हमने सिर्फ इसलिए किया ताकि हम उसको आसान, मतलब शुरुआत हम लोग आसान चीज से करते हैं ना, इस वजह से हम लोग फंक्शंस पढ़ते हैं, रिलेशन जस्ट एक डेफिनेशन बनकर रह जाती है। तो साधारण भाषा में हमने इसको फिजिक्स के साथ जोड़कर देखा तो हमें चीजों को क्लैरिटी मिली। अब यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ्लो में थोड़ा तेज बोल गया हूंगा, तो आप अब एक बार वापस से रिवाइंड करके इसको जरूर देखना। वैसे तो आसान शब्दों में ही समझाया, आपको समझ आ ही गया होगा, तो लेकिन फिर भी अगर कोई चीज की डाउट है, ठीक है, फॉर्मूला को लेकर तो डाउट मत रखना, वो हम फिजिक्स में एक्सप्लोर करेंगे कि वो आया कैसे। ये मैं आपको मैथ की, गणित की भावना के साथ जोड़ना चाह रहा हूं, वो समझा रहा था। तो यही होता है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये रिलेशंस को ढूंढने के लिए हम जब नेचर से बात करते हैं तो वो कम्युनिकेशन हमें कैसे करनी है। वो कम्युनिकेशन हमारी शुरू होती है सही सवाल से, और वो शुरू होता है हमारी क्यूरियोसिटी से। आपको जब दुनिया में कोई ऐसी चीज नजर आती है जिसका ज्ञान आपके पास नहीं है, ध्यान से समझना, जिसकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, और इंफॉर्मेशन मिलने के बाद इंसान इवॉल्व करता है, ठीक है, जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, या फिर आपको किसी चीज की अधूरी इंफॉर्मेशन किताबों के जरिए मिली है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, वर्क डन। ठीक है, वर्क जो है हमारी एंटायर फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। जैसे ही आप वर्क वाला चैप्टर पढ़ोगे, फ्रॉम दैट चैप्टर टू एंटायर योर लाइफ आपको वर्क के साथ डील करना है। ठीक है, रियल लाइफ का वर्क, फिजिक्स का वर्क अलग नहीं होता है, सेम होता है। ठीक है, अब क्यूरियोसिटी है मन में, हमें सिर्फ इतना पता है बाय डेफिनेशन वर्क डन इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। 11th में आ जाते हैं, वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इतनी ही प्रगति हम ले पाते हैं। लेकिन यदि हम ऑब्जर्व करें तो हमें सही ज्ञान मिलेगा, और यकीन मानो जब सही ज्ञान मिलेगा ना, तो जब आप ये जेईई मेंस एडवांस के पेपर दे रहे होगे ना, तो ये ज्ञान आपको क्या है, डेफिनेशन पता है। उन्होंने क्या किया, एक सिनेरियो बना दिया। क्योंकि हमें डेफिनेशन पता है तो हम डेफिनेशन बेस्ड सिनेरियो पे काम कर लेते हैं, वो क्वेश्चंस हो जाते हैं। लेकिन थोड़े से भी सिनेरियो में रियलिटी को ऐड कर दिया, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन हमेशा आसान होते हैं। अब देखो, वर्क हमें पता है कि यार ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं, 11th की स्टार्टिंग में हो, अभी आपने शायद ये चैप्टर ना पढ़ा हो, कोई बात नहीं, और फिर आप इसमें एक वेक्टर लगा दोगे, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ठीक है, ये लगा दोगे। लेकिन अभी हम वेक्टर वाले पे नहीं जाते, हम 10th लेवल पे रहते हैं, ताकि आपको भावनाओं के साथ कनेक्ट कर पाऊं। जब वेक्टर समझेंगे हम लोग फिजिक्स में, ठीक है, तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट के साथ भी कनेक्ट कर लेंगे, और ये री एक्सप्लोर करेंगे जब वर्क वाला चैप्टर आएगा। अब समझते हैं हम कि वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो रियल लाइफ से आते हैं। सबसे पहला काम, कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है और कैसे चीजों को एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले हमें किताब से ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि वर्क फोर्स पे डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये फोर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं है, फोर्स माइनस डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं है, डॉट ही क्यों है, मल्टीप्लाई ही क्यों है, डिवाइड क्यों नहीं है। तो यार अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम लोगों ने बस इसको याद कर लिया है कि यार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मल्टीप्लाई कर दो। सवाल उठाओ, क्यों कर दूं मल्टीप्लाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि क्यों करना है मल्टीप्लाई। और अगर डिवाइड कर रहा हूं तो क्यों करना है डिवाइड। ये क्यों,
ही आपको ये आपकी क्यूरियोसिटी होगी जो ये क्यों का सवाल उसमें ऐड ऑन करेगा। और जब वो ऐड ऑन करेगा ना, जरूरी नहीं है कि आपको जवाब तुरंत मिले, लेकिन इस क्यों की क्यूरियोसिटी को अपने दिमाग में पालने की आदत डालो कि जब तक जवाब नहीं मिलेगा ये ब्रेन में मेरे डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर रहेगा कि इसका जवाब मुझे अपनी नॉलेज को बढ़ाते बढ़ाते सीखना है। जैसा कि मैंने कहा है कि जो ज्ञान आपके पास है उसके जरिए ही आप ऑब्जर्वेशन करते हो, लेकिन मैथमेटिकली कम्युनिकेट करो। क्या पता उस ऑब्जर्वेशन के लिए जो ज्ञान प्रीवियसली आपको चाहिए वही ज्ञान अभी ना हो, इस वजह से ऑब्जर्वेशन में दिक्कत आ रही हो। तो कई सवालों के जवाब हमें तुरंत नहीं मिलते हैं, हमें उसको दिमाग में स्टोर करके रखना चाहिए, उसको पालना चाहिए कि भाई आज सोच रहा हूं नहीं मिल रहा है जवाब, इसका मतलब कुछ और ज्ञान धीरे धीरे जब मैं ज्ञान लेता रहूंगा, समय के साथ आगे बढ़ूंगा, मैं धीरे धीरे नहीं, मेक इट फास्ट, ठीक है, मतलब समय के साथ जब मैं ज्ञान लेता रहूंगा तो एक दिन शायद वो ज्ञान मेरे पास आ जाएगा जिसके जरिए ये ऑब्जर्वेशन मुझे समझ आ जाएगी। और जब समझ आ जाएगी तो उसके बाद मैं इस सवाल के जवाब को समझ लूंगा और इस ज्ञान की भरपाई भी हो जाएगी और फिर इसके जरिए मैं आगे की नई चीजों को एक्सप्लोर करूंगा। और यकीन मानो ये सुनने में लग रहा है कि बहुत लंबी प्रक्रिया है, बट ऐसा नहीं है। जब आप सेल्फ लर्नर और सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे ना, इन चीजों को आप अपनी ही दुनिया में देखना स्टार्ट कर दोगे। और वही मैं आपको शो करता हूं। हमें एक रिलेशन पता है वर्क का फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। और अब अगर हम देखें कि हम भूल जाते हैं कि भाई ये रिलेशन हमें पता है, चलो एकदम बेसिक लेवल पे चलते हैं। आम जिंदगी में वर्क का क्या मतलब है? काम करना, ठीक है। अब काम क्या होता है, एग्जाम्पल बनाते हैं कि अगर आपने मुझे कहा कि आप इस फोन को यहां से यहां ले जाओ, यहां से यहां ले जाओ, ठीक है। अब मैं इसको ले गया तो आप क्या कहोगे? काम पूरा हुआ, ठीक है। अगर मैं नहीं लेके गया तो आप क्या कहोगे? काम पूरा नहीं हुआ। यही है आम जिंदगी का वर्क, ठीक है। अब अगर मैं इसको रियलिटी के साथ जोड़ूं, ठीक है, सॉरी रियलिटी तो है ही है, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं तो अगर मुझे इसको अपनी नो नॉलेज के जरिए अब मैं इसको मैथमेटिकली कम्युनिकेट करूंगा इसके साथ ऑब्जर्व करते हुए कि यार इस फोन को यहां से यहां ले जाने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, बिना फोर्स के मैं ले जा ही नहीं सकता। मैं फोर्स लगाता ही नहीं हूं, जाओ फोन इधर जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। अब मैं कहता हूं कि यार मैं इसको फोर्स लगाया लेकिन आधे ही रास्ते लेकर आया, क्या आप कहोगे काम पूरा हुआ? नहीं, आप कहोगे तुमने तो यार आधा ही काम किया, ठीक है, तुमने आधा ही काम किया। यानी कि इसी वाक्य को अगर ऑब्जर्वेशन और अपनी नॉलेज के साथ अगर मैं ऑब्जर्व करूं, इसको इसको डिकोड करने की कोशिश करूं, तो काम आधा हुआ, काम एक चौथाई हुआ, काम दो तिहाई हुआ, काम पूरा हुआ। यानी कि डिस्प्लेसमेंट पूरी नहीं होगी, जो आपने तय डिस्प्लेसमेंट तय करी है वो अगर पूरी नहीं होती है तो काम अधूरा रहा, यानी कि ये काम पूरा नहीं हुआ। यानी कि अगर मैं कुदरत को ऑब्जर्व करूं तो बिना फोर्स लगाए मैं वर्क कर नहीं सकता हूं। और डिस्प्लेसमेंट को भी अगर मैं पूरी नहीं करूंगा तो जितनी डिस्प्लेसमेंट उतना वर्क। इसी छोटी सी ऑब्जर्वेशन से हमें यह समझ आता है कि जो हमारा काम है यानी कि वर्क, इंग्लिश में वर्क हो गया, वर्क आपका प्रोपोर्शनल है फोर्स के और वर्क आपका प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, जो दूरी आपने तय करी है, ठीक है। अब अगर हम यहां पर देखें तो वर्क इन दोनों के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब मैं इसी के साथ आप लोगों को एक टास्क दूंगा, ठीक है, और इस टास्क की जानकारी मैं कुछ वीडियोस के बाद एज अ वीडियो में इस चीज की बनाने वाला हूं, कुछ वीडियोस के बाद बताऊंगा, तो वो टास्क भी आप ध्यान से सुनना। तो अगर वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा वर्क। अब भाई फोन तो चलो हल्का सा है, कोई भारी चीज होती मैं कम फोर्स लगाता, ठीक है, तो वर्क भी धीरे धीरे होता। मैं ज्यादा फोर्स लगाता तो वर्क भी फास्ट फास्ट होता, यस और नो। तो ज्यादा फोर्स ज्यादा वर्क, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा वर्क, ठीक है। अब मैं कहूं कि मैंने फोन यहां से यहां पहुंचाया, आपने काम पूरा किया, इससे आगे ले गया, आपने जरूरत से ज्यादा काम कर दिया, तो मोर द डिस्प्लेसमेंट मोर द वर्क। तो ये हमने याद नहीं किया है, कोई टेक्स्ट बुक से नहीं निकाला है कि वर्क इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स याद करो, वर्क इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट याद करो। नो, इट्स एन ऑब्जर्वेशन, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जो हमने नेचर में देखी। तो इसी से हम अब यहां पे ऐसे नहीं आएंगे कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नो, ठीक है, हम यहां पर नेचर से डिस्कवर करेंगे और वो ये होगा कि हम कहेंगे कि यार ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं। तो हम कहेंगे कि यार चार ही तो चीजें हैं गणित के अंदर जो हम कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही चीजें तो हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट। अब भाई अगर मैं प्लस वाली वैल्यू देखूं, अगर मैं प्लस वाली वैल्यू देखूं तो यहां पर आएगा फोर्स बढ़ेगा तो वर्क बढ़ेगा। हमें रिलेशन थोड़ी पता है, हम कुदरत से बात कर रहे हैं मैथमेटिकली। फोर्स बढ़ेगा, अब इस रिलेशन को देखो आप, ठीक है, अगर फोर्स बढ़ेगा तो वर्क बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो वर्क बढ़ेगा, यानी कि ये रिलेशन रियल लाइफ की ऑब्जर्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
एब्सोल्युटली सही है ये, ठीक है। बचा माइनस वाला, अगर मैं देखूं तो माइनस वाले में तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स बढ़ेगा तो वर्क बढ़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो वर्क घट जाएगा। तो ये रियल लाइफ की ऑब्जर्वेशन के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो ये तो भाई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये करता है। अब अगर मैं देखूं फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें भी एक ही चीज नजर आ रही है, फोर्स बढ़ेगा तो वर्क बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो भी वर्क बढ़ेगा। तो नंबर्स के साथ जो ये ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं और नंबर के फ्लोज को जो हम देख रहे हैं, रिलेशन हमें नहीं पता है, लेकिन इस कम्युनिकेशन के जरिए ही तो हम खोजने जा रहे हैं उसे। तो वर्क, फोर्स बढ़ेगा वर्क बढ़ेगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वर्क बढ़ेगा, सेटिस्फाई कर रहा है, इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी सही हो सकता है। और डिवीजन तो आप समझ ही गए हो, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो वर्क घटेगा, तो ये भी माइनस कर दिया। अब हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, इनमें से कौन सा सही है? तो चलो वापस से, जब दो चीजें आ गई तो अब इनमें से कौन सी सही है? जवाब कौन देगा? किताबें। जवाब कौन देगा? हमारे अड़ोसी पड़ोसी? नहीं, जवाब देगा नेचर। नेचर को ऑब्जर्व करो कि यार अगर मैं कूली हायर करता हूं और उसको कहता हूं कि भाई ये जो मेरा भारी भरकम सामान है इसको उठा के स्टेशन के बाहर ले जाओ। एक्चुअली में सामान बहुत भारी था, कूली से उठा ही नहीं। उसने बहुत कोशिश करी उठाने की, पर वो सामान बहुत भारी था, उससे उठा ही नहीं, ठीक है। तो क्या, और वो सामान बाहर ले जाने में असमर्थ रहा, ठीक है। तो अब एक कूली रखा, मतलब चढ़ाया होगा हमने 10-12 लोगों की मदद से, बट अभी हमें एक ही कूली मिला तो हमने एक कूली रखा। तो सिनेरियो कुछ इस तरीके का, रियल लाइफ का, कूली से वो नहीं हिला। तो क्या मैं कहूंगा कूली भैया आपने काम किया? कूली, मैं यही कहूंगा ना, आपसे तो काम हुआ ही नहीं, आप रहने दो, ठीक है। या तो आप 10-12 कूली लेकर आओ, 10-12 लोग मिलकर करोगे तभी होगा, आपसे अकेले ये काम नहीं हुआ। क्या उसने फोर्स नहीं लगाया? उसने फोर्स लगाया। तो यदि उसने फोर्स लगाया तो क्या उसने वर्क किया? रियल लाइफ में जाके देखो, फिजिक्स मैथमेटिक्स ऐसे मत सोचो, एवरीथिंग इज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मीन साइंस एंड मैथमेटिक्स। रियल लाइफ के हिसाब से सोचो, उसने फोर्स लगाया, काम हुआ? नहीं हुआ। तो इट मीन्स फोर्स लगाने का मतलब ये नहीं है कि काम हो जाए। फोर्स लगाने से ज्यादा फोर्स ज्यादा वर्क एग्जिस्ट करता है, लेकिन फोर्स लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो क्या काम हुआ? और आसान एग्जांपल देता हूं, आपने मुझे टास्क दिया कि इस दीवार को, जिसपे ये बोर्ड टंगा हुआ है, इसको ढकेल के आप बस 1 मीटर पीछे ले जाओ। लो भाई, फोर्स लगा रहा हूं, क्या ये हिला? आपने जो काम दिया था वो काम पूरा नहीं हुआ। मैंने फोर्स लगाया, देखो आपके सामने लगा रहा हूं, क्या काम हुआ? नहीं हुआ। इट मीन्स कि अगर फोर्स लगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो काम नहीं माना जाएगा। अब दूसरी चीज, ये जो फोन है इसको मैं यहां से यहां लेकर जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर इसको कोई और लेकर जा रहा होता और मैं ये कहूं कि ये काम मैंने किया है, तो क्या कहोगे कि यस आपने किया है? नहीं, ये काम उसने किया है। तो भाई जो फोर्स लगा रहा है वर्क उसी का होगा, यानी कि मेरा फोर्स इस वर्क डन के प्रक्रिया में, जब ये फोन, ये मान लो ये मेरा हाथ नहीं है, ये है मेरा हाथ, ये कोई और ले जा रहा है, तो क्या मेरे इस हाथ ने काम किया? नहीं, इस हाथ ने इस पे कितना फोर्स लगाया? जीरो। जीरो, यानी कि यदि आप फोर्स नहीं लगाओगे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट वो किसी और की वजह से हो रहा है, या वो खुद ब खुद चलते हुए जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो क्या वो काम मेरा है? नहीं है। इसका मतलब फोर्स नहीं लगाओगे और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगी तो भी आपने वर्क नहीं किया है। तो इसका मतलब अब हमने ऑब्जर्वेशन कर ली, उस ऑब्जर्वेशन के जरिए मैं कहूं कि यदि फोर्स जीरो होगा तो वर्क भी मेरा जीरो आना चाहिए, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, मान लेते हैं 4 है, तो क्या 0 + 4 0 देगा? जवाब है नहीं। इसका मतलब ये समीकरण भी गलत है। यस, ये प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो कर रहा है, बट वर्क को जितना हम नेचर में देख रहे हैं उसमें से सारे पैरामीटर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें चलते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स आपने नहीं लगाया, तो आपका वर्क कितना? जीरो। जीरो मल्टीप्लाई एनी नंबर इज जीरो, ठीक है। आपने फोर्स लगाया बट डिस्प्लेसमेंट जीरो आई, तो क्या वर्क हुआ? रियल लाइफ की बात करते हैं, नहीं हुआ। तो फोर्स, मान लो आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, मल्टीप्लाई जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। ये प्रोपोर्शनैलिटी को भी फॉलो कर रहा है और रियल लाइफ वर्क का जो आप जानते हो, जिस काम को आप जानते हो, उसको भी फॉलो कर रहा है। तो क्या ये सारी चीजें सही वे में बता रहा है? जवाब है हाँ। तो इसलिए वर्क को हमने डिस्कवर किया, इट इज फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। और जब आप कोई फॉर्मूला नेचर में, किसी समीकरण को, फॉर्मूले को समीकरण कहते हैं, कुदरत में पहली बार ढूंढते हो, टास्क बता रहा हूं, तो उसके आगे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, जैसे हमें तो एक गलत वे में आदत डल जाती है कि वर्क प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, वर्क प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए वर्क इज F × D। ऐसे नहीं होता है, ऑब्जर्वेशन से होता है, ठीक है। तो यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो 1 है, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों को एक टास्क देता हूं, ये वर्क F × D क्यों है ये आपको क्लियर हो गया, और क्या हमने इसको डिराइव किया है आप खुद बताना मुझे कमेंट्स के अंदर, ठीक है। और अगर ऐप में देख रहे हो तो चैट में बताना, क्या आपने इसको डिराइव किया है? एब्सोल्युटली नो, हमने इसको नेचर से ऑब्जर्व करके डिस्कवर किया है।
यही है ट्रू साइंस, यही है ट्रू मैथमेटिक्स। और ऑब्जर्वेशन के जरिए मिला हुआ ज्ञान क्या हम कभी भूल पाएंगे? कभी नहीं भूल पाएंगे। अब आप लोगों का टास्क, ठीक है, जो कि मैं कुछ वीडियोस के बाद इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, बट मैं ये चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, आप इसको खुद ढूंढो ताकि आप सेल्फ लर्नर और सेल्फ डिपेंडेंट बनो। जब किसी भी समीकरण को पहली बार खोजा जाता है तो उसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1 होता है। और जब किसी समीकरण को, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने वर्क खोजा तो इसमें उसकी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1 आई, बट जैसे हम कोई और समीकरण खोजेंगे जो खोजे गए समीकरणों के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1 नहीं आता है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि फोर्स का समीकरण जब आप खोजोगे तो वो मास टाइम्स एक्सीलरेशन आएगा, तो इसमें भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1 है। लेकिन जब आप ग्रेविटी के लिए ग्रेविटी वाला जो फोर्स जब आप खोजोगे तो वो आएगा, जो फोर्स की वैल्यू होगी, ठीक है, वो m/r², बट यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू कैपिटल जी से लिखा जाएगा, तो यहां पर ये 1 नहीं आया। तो हम ये कहते हैं, हम टास्क ये है कि जब आप किसी समीकरण को या फॉर्मूले को पहली बार खोजते हो, ठीक है, मतलब ये फॉर्मूले के अंदर जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो कोई प्रीवियसली खोजे हुए फॉर्मूला नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट चीजें हैं, जैसे कि फोर्स इंडिपेंडेंट है और डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन जब आप कोई नई चीज खोजते हो, एक और नई चीज खोज रहे हो, जो पुराने खोजे हुए फॉर्मूलाज ही उसमें यूज हो रहे हैं, तो उस केस में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू 1 नहीं आती है। और अगर 1 आई भी तो हो सकता है कि उसमें वैल्यू की, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू ही 1 हो, बट जब आप पहली बार खोजोगे तो हमेशा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1 होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब आपको एक बार में नहीं मिलेगा, लेकिन इस सवाल को अपने दिमाग में पालो। हो सकता है मेरी वीडियो आने से पहले भी आपको इसका जवाब ना मिले, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आप एक सबसे बेस्ट हैबिट सीखोगे और वो ये है, सवाल को दिमाग में पालना सीखो, उसको अपने दिमाग में रखना सीखो। वो डिलीट नहीं होना चाहिए, अबे छोड़ ना यार, जवाब नहीं मिला कोई बात नहीं, भूल जाते हैं। विज्ञान की दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए है, इसलिए नहीं है कि हम अपने सवालों को भूल जाएं। सवाल ही जवाब तक पहुंचाते हैं और जवाब से ही इंफॉर्मेशन मिलता है और इंफॉर्मेशन से ही आप इवॉल्व करते हो। यही है राइट वे ऑफ एजुकेशन, जिससे कि आप आत्मनिर्भर बनते हो। अब देखो, एक अगली हैबिट जो है, ठीक है, मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट ये काम की चीजें हैं, ठीक है, तो अब फ्लो है उसी चीज का, तो इसलिए मैं अब आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब जैसे कि अब जो मैं एक चीज यूज करने वाला हूं आपको समझाने के लिए कि चीजों को एक्सप्लोर कैसे करना है, एक एग्जांपल आपने यहां देखा, रिलेशन फंक्शन क्या होता है वो आपने देखा, और यहां हमने क्या ढूंढा नेचर में, ऑब्जर्व करके, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन करके, अपनी क्यूरियोसिटी से क्या खोजा, एक रिलेशन ही तो खोजा। अब जब गणित का वो चैप्टर 2 आप खोलोगे तो आपको समझ आएगा कि ये क्यों पढ़ रहे हो इसे, वरना वही ऑन टू इनटू फंक्शन के याद करते रहोगे और फिर उसमें कोई फन नहीं है, कोई मजा नहीं है, कोई एडवेंचर नहीं है। और अब उनके बारे में जब पढ़ोगे ना तो आप सोचोगे ये वन वन फंक्शन नेचर में कहाँ एग्जिस्ट करता है, इनटू फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट करता है, ऑन टू फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये जो हम सिग्नम फंक्शन पढ़ रहे हैं इसका क्या रोल है। और ये इतने इजीएस्ट फंक्शंस हैं कि इनको जानने से हम फंक्शन के बारे में और जानते हैं। जब हम कोई नई चीज खोज लेते हैं तो फिर हम उसी के ऊपर ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करते हैं ताकि हमें और ज्ञान मिले, ठीक है। तो अब देखो, जैसा मैं उन्हीं चीजों को एज एग्जांपल लूंगा जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला की मदद से सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बताया था, जो कि 11th में, अभी सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर थोड़ा लेट आएगा, बट मतलब पांचवा छठा चैप्टर है, बट जो मेन मुद्दा है फॉर्मूला नहीं है, कैसे ऑब्जर्व करना है ये है। तो अब ये टॉपिक मैंने क्यों लिया आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर, रीजन, ये वो टॉपिक हैं जिनको हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। एक डेफिनेशन याद करते हैं और अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं हम लोग कि यार जब कभी भी इंटरनल फोर्स होगा ना तो सेंटर ऑफ मास का एक्सिलरेशन चेंज नहीं होगा या सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। याद किया, आगे बढ़ गए, ज्ञान जीरो, डेफिनेशन में फुल मार्क्स, क्वेश्चन कुछ हो जाएंगे, जब रियल लाइफ में आओगे कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज एक अधूरा ज्ञान है जो हमारे दिमाग में परमानेंटली सेट नहीं होगा। लेकिन हम अपनी साइंस को मजेदार कैसे बना सकते हैं? साइंस में कोई मजा ही नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारा दिमाग में स्ट्रेस आ रहा है। मैंने बताया ना, स्ट्रेस आने से, किसी वीडियो में बताया था कि स्ट्रेस आने की वजह से हम चीजों को इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन एडवेंचर आए, एड्रेनलिन रश आए, मजा आए, तो वही चीज करने में और आनंद आना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम, अगर आपको सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला नहीं पता है कोई बात नहीं, प्रीवियस वीडियो में सेक्शन फॉर्मूला वाले वीडियो लेक्चर में मैंने सेंटर ऑफ मास को कैसे 10वीं के ज्ञान से हमने उसको खोजा वो बता रखा है। बट यहां पे अगेन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ की, गणित की भावना के साथ जुड़ना इंपॉर्टेंट है। हम यहां पर ऑब्जर्वेशन करना सीख रहे हैं। जब सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो इसको हम फुल तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, डोंट वरी, हम इसको पूरे अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन आपको अभी मैं सिखा रहा हूं कि चीजों को का राइट वे ऑफ डायरेक्शन, राइट वे क्या है।
राइट वे ऑफ एजुकेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहां पर एक मास रखते हैं जिसका मास है m1, यहां पर दूसरा मास रखते हैं जिसका मास है m2। फॉर्मूले पे फोकस मत करना, भावनाओं पर जाना। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने कहा कि नेचर, ध्यान से सुनना, नेचर नंबर्स के साथ एसोसिएटेड है, और यही नंबर्स के साथ जो उसका समीकरण है जब हम उसको ढूंढते हैं उन्हीं को कहते हैं रिलेशन। ऐसे रिलेशन जिसमें एक इनपुट पर एक आउटपुट है उसको कहते हैं हम फंक्शन। नेचर नंबर्स के साथ जोड़ो। आपकी जो क्यूरियोसिटी है ऐसा क्यों होता है, पहले वो सवाल उठाओ, फिर नेचर को नंबर के साथ जोड़ो, फिर ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। ठीक है, और उस ऑब्जर्वेशन से आपको मिलेगी नई डिस्कवरी। डिस्कवरी ऑब्जर्व करना है एंड मैथमेटिकल कम्युनिकेशन करना है, और उसी से मिलेगी आपको नई जानकारी, जिससे इंफॉर्मेशन, जिससे आप इवॉल्व करोगे। तो हमें जो जानकारी यहां पर चाहिए, जैसा कि मैंने कहा, जो ज्ञान आपके पास है आप उसी से तो ऑब्जर्व कर सकते हो। आपका ब्रेन वही प्रोसेस कर सकता है जो आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन है। जो पता ही नहीं है वो कैसे प्रोसेस करेगा? नहीं करेगा। तो क्या क्या चीजें हमने अभी तक देख ली हैं, हम उसको देखते हैं। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन के फॉर्म में मोशन को ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला करने वाले हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये ज्ञान, ये इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास है। तो क्योंकि मोशन है तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, और दूसरी चीज, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन। ठीक है, क्योंकि हम यहां पर फोर्स लगाने वाले हैं। अब और सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास जिसका फॉर्मूला होता है कि यदि आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसका पोजीशन, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x1 है, इसका कोऑर्डिनेट जो है वो x2 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई मास 1 प्लस मास 2। ठीक है, तो ये रहा कोऑर्डिनेट। तो हम उस कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं यहां पर, वो कोऑर्डिनेट निकल कर आएगा m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये रहा उसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखो ये टॉपिक लेने के पीछे रीजन क्या है। ये वो टॉपिक है जिसको कोई एक्सप्लोर नहीं करता है, जिसको हम लोग बस एक डेफिनेशन याद करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे हम फुल डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्या हो इनके पास वेलोसिटी हो, क्या हो ये एक्सीलरेट कर रहे हो, ये एज ए टास्क दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, कुछ चीजें हम यहां एक्सप्लोर करेंगे, कुछ चीजें एज ए टास्क रहेंगी आपके पास। लेकिन क्या गणित और विज्ञान मुश्किल है? जवाब है नहीं। हमें सिर्फ क्यूरियस होना है, ऑब्जर्व करना है। तो चलो इसको ऑब्जर्व किया जाए। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने सेक्शन फॉर्मूला के जरिए ढूंढ ही ली है। यदि आपको नहीं पता है, प्रीवियस वीडियोस में जाओ, एप्लीकेशन में जाओगे आपको दिख जाएगा, और यूट्यूब पर भी आप स्क्रॉल करते हुए लेटेस्ट वीडियोस में से उल्टा जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका समीकरण सेंटर ऑफ मास का। अब हमारी फिजिक्स की किताब हमको सिर्फ इतना ही ज्ञान प्रदान कर रही है कि यदि इंटरनल फोर्सेस होंगे, ठीक है, इंटरनल फोर्स दो ज्ञान देती है कि इंटरनल फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर, ये ज्ञान हमें देती है। और दूसरा ज्ञान ये देती है कि इंटरनल फोर्सेस अगर इस पे लगेंगे, मतलब किसी भी बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्सेस होंगे, तो उनके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं बदलती है। तो ये इंफॉर्मेशन दे दी। अब हमने क्या इस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर किया? यदि किया तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं किया तो यहां पर हम लोग मार खा जाते हैं और हम विज्ञान के असली दिशा से भटक गए। वैज्ञानिक, जब आपको किसी नई चीज को ढूंढना होगा तो ऑब्जर्वेशन काम आएगी ना, वो तो किसी को नहीं पता है। लेकिन हम यहां पर एग्जाम की रेस में ऐसा दौड़े हैं कि हम ये फॉर्मूला याद करके निकल लिए। अरे यार पता चल गया ना कि बस सेंटर ऑफ मास नहीं बदलता है, ओके। ऐसा IIT जेईई में अगर कोई क्वेश्चन आए ना जिसमें वो इंटरनल फोर्स बोलेगा, हम सेंटर ऑफ मास जो पहले था वही वाला आंसर डाल देंगे, काम खत्म। ठीक है, और यहीं पर समीकरण फेल हो जाएंगे। अब वो क्या करेगा, हमने इस परिस्थिति में रेस्ट ले रखा है, वो क्या करेगा, एक की वेलोसिटी को v कर देगा। अब वहीं पे समीकरण बदल गया। लेकिन ऑब्जर्व किया होगा तो चाहे वो कैसे भी परिस्थिति दे दे, हम उस परिस्थिति के हिसाब से जवाब तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ उस एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, ये जरूरी है आपके वैज्ञानिक मानसिकता को जगाने के लिए, आपके अंदर छुपे हुए वैज्ञानिक को बाहर निकालने के लिए, गणितज्ञ को बाहर निकालने के लिए, क्वेश्चन एवरीथिंग करने के लिए, हर चीज पे सवाल उठाने के लिए, और अपने आप को काबिल बनाने के लिए। और आपकी काबिलियत की जो तलवार होगी वो गणित होगी, इसके जरिए हर जवाब तक आप पहुंच सकते हो। जो आपको जवाब नहीं देगा, गणित की तलवार उसकी गर्दन पे रखो, वो जवाब खुद ब खुद उगल देगा। सबसे मजेदार तलवार और सबसे खतरनाक तलवार है ये। तो हमने कहा कि किताब से जो हमें ज्ञान मिला है कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, जो कि इंटरनल फोर्स होता है, तो हमने कहा कि चलो भाई किताब नहीं बता रहे, हम ढूंढते हैं। इस पर मैं एक फोर्स लगाता हूं F इस दिशा में, और इस दिशा में भी फोर्स लगा, इस वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाता हूं F जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ये दोनों की वैल्यू मैंने सेम ली है, तो इसका मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर है। ओके,
अभी इसकी पोजीशन देखो x1 है और इसकी पोजीशन x2 है, ठीक है। अब क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है F, तो जो ज्ञान मेरे पास है उसके जरिए ऑब्जर्व करते हैं, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड ज्ञान है, यानी कि भाई फोर्स लग रहा है, तो क्या फोर्स के बारे में मैं जानता हूं, मैंने टिक कर दिया। नहीं जानता हूं तो फोर्स सीखूंगा फिर यहां आऊंगा, ठीक है। तो मैंने फोर्स पे टिक कर दिया, यस मुझे पता है। तो यहां पर इस ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा, तो फोर्स को मास से डिवाइड कर दो। तो मैंने फोर्स को मास से डिवाइड किया m2। अब क्या ये एक प्रोसीजर बन गया कि आपको ऐसे करना चाहिए? नहीं, जो ज्ञान आपके पास है उसी के जरिए आपने देखा कि यार एक्सीलरेशन निकालना है, तो हमने एक्सीलरेशन के लिए क्या करना है, फोर्स को मास से डिवाइड करना है। ये कोई स्टेप नहीं है, ये वो ज्ञान है जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, उसके जरिए आपने एक्सीलरेशन निकाला। तो आप इसका एक्सीलरेशन, क्योंकि m2 f2 ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो a2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका एक्सीलरेशन देखते हैं a1, जो कि आएगा ऑब्वियसली फोर्स डिवाइड बाई m1। तो लो भैया, दोनों की एक्सीलरेशन पता चल गई। अब क्या करते हैं, अब एक छोटा सा टाइम लेते हैं कि भैया ये इस एक्सीलरेशन से पीछे जा रहे हैं, ये इस एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है, और दोनों की वैल्यू अलग अलग है। लेकिन किताब कह रही है कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जब लगेगा तो इनका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। तो हमने कहा ठीक है, इनिशियली तो सेंटर ऑफ मास ये है ना, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम कहते हैं एट टाइम टी सेंटर ऑफ मास ये रहा, ठीक है। तो अब एट के बाद हम लिखते हैं सिंपल आफ्टर। ऑब्जर्वेशन यही तो होती है, आफ्टर टाइम टी सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो अगली ऑब्जर्वेशन ये करनी है। तो टी टाइम में होगा क्या, टी टाइम में होगा ये कि ये वाला जो ब्लॉक है ये एक्सीलरेट करते करते कुछ यहां पहुंच जाएगा, और ये वाला ब्लॉक जो है वो यहां पहुंच जाएगा ऑब्वियसली। तो इसकी एक जो नई पोजीशन है, लेट से वो x1 डैश से रिप्रेजेंट करता हूं, और इसकी जो नई पोजीशन है उसको x2 डैश से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। तो अब आफ्टर टाइम टी इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसका पोजीशन है x1 डैश। तो भाई पुराने ही फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, m1 x1 डैश प्लस m2 x2 डैश डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये मैं लिखता हूं सेंटर ऑफ मास, और यहां ब्रैकेट में छोटा सा लिख देता हूं न्यू। ये वाला है ओल्ड, ये है सेंटर ऑफ मास ओल्ड, और ये हो गया न्यू, ठीक है। अब क्या मुझे x1 डैश पता है? नहीं। क्या मुझे x2 डैश पता है? नहीं। अपने आप सवाल आया ये कैसे निकालूं, तो मैंने कहा यार इनिशियल वेलोसिटी इनकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, इसकी इधर कितनी है 0। ओके, क्या ये एक्सीलरेट कर रहे हैं? यस। एक्सीलरेशन वाले मोशन की इक्वेशन पता है? यस, प्रीवियस ज्ञान 10वीं में ही ले लिया था हमने। तो क्या उसकी मदद से मैं इसकी पोजीशन निकाल सकता हूं? यस। तो जो ज्ञान है उसकी मदद से अब मैं इनकी नई पोजीशन तक पहुंचूंगा। तो चलो पहुंचते हैं। तो मैंने पहुंचने के लिए क्या किया कि भाई यहां पर अगर मैं देखूं m1 जो है वो पीछे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, पीछे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, मान लेते हैं d1 लिख देता हूं मैं इसे, x1 में से मुझे वो d1 माइनस करना होगा, ऑब्वियसली ना पीछे आ रहा है। और फिर याद करते हैं हम, अरे हाँ यार, प्लस माइनस तो डायरेक्शन होते हैं, जो इधर जाएगा प्लस, इधर जाएगा माइनस। अब इधर में जो ये d2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो x2 में मुझे ऐड करना होगा, प्लस माइनस आर डायरेक्शन। तो जो ज्ञान लिया है उसको भी मेमोरी रिफ्रेश हो रही है। तो अब एक काम करते हैं, d1 और d2 निकालते हैं, ठीक है। तो d1 पे अगर मैं जाऊं तो भैया एक्सीलरेशन कितना है, ठीक है, इतना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। तो 0 मल्टीप्लाई टी, इस समीकरण का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 0 मल्टीप्लाई टी तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना है f अपॉन में m1 टी स्क्वायर, ये है d1 की वैल्यू, ठीक है। तो अब अगर मुझे यहां पर x1 डैश चाहिए तो वो किसके बराबर है, x1 में से d1 माइनस करना है। तो x1 में से d1 माइनस करना है, ठीक है। तो d1 के आगे माइनस लगा दिया, तो मैं यहां पर माइनस कर देता हूं और इसके आगे x1 लगा देता हूं, ये आ गया मेरा x1 डैश। और इसके लिए क्या आपको किसी तीसरे पर्सन की जरूरत है? नहीं, मात्र उस ज्ञान की जरूरत है जो आपके पास है, और ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। उसी तरीके से अब मैं d2 निकालता हूं। तो मैंने d2 निकाला, वो आएगा मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये आएगा हाफ एक्सीलरेशन कितना है f अपॉन में m2 टी स्क्वायर, ठीक है। और ये मुझे क्या करना है, ऑब्जर्व करो, x2 में d2 ऐड करना है। तो मैंने यहां पे क्या किया, x2 प्लस d2 कर दिया, तो यहां पर भी x2 प्लस लिख दिया, ये आ गया मेरे पास x2 डैश, x1 डैश आ गया, x2 डैश आ गया, और यहां पर डाल देते हैं। और जैसे ही डालेंगे हमारे पास हमारा वास्तविक जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो अब डालते हैं। तो अब यहां पर अगर यहाँ m1 और m2 है, तो यहां पे मैं लिखता हूं m1 मल्टीप्लाई x1 डैश है, x1 डैश की जगह मैं ये लिखूंगा x1 माइनस हाफ f अपॉन में m1 टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस m2, और यहां लिखूंगा ये वाला x2 डैश, यानी कि x2 प्लस हाफ f अपॉन में m2 टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अब ये समीकरण मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, या इसको नहीं हटाता हूं, इसके नीचे लिखता हूं, इसके नीचे लिखता हूं, ठीक है। तो यहां पर m1 x1, तो ये आएगा m1 x1 माइनस m1 से m1 कट जाएगा, तो यहां पर आएगा f अपॉन में 2 टी स्क्वायर। अब इसको देखते हैं m2 x2,
m2x2 और इनको m2 से m2 डिवाइड हो जाएगा तो यहां पर आएगा प्लस में f अपॉन में 2 टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, और अब अगर मैं यहां पे देखूं माइनस एफ अपॉन में 2 टी स्क्वायर प्लस एफ अपॉन में 2 टी स्क्वायर डिवाइड सॉरी सब्ट्रैक्ट हो गए तो यहां पे बचा क्या, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब देखो इसकी वैल्यू सेम आई। ओल्ड सेंटर ऑफ मास देखो m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्या ये और ये सेम आए? तो अब क्या ये हमने बनाया है ये रूल? नहीं, ये नेचर से हमने डिस्कवर किया, ऑब्जर्व किया। अब वो जो दो लाइनें हैं इंटरनल फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं, ये तो कह रहे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में देखेंगे। और जब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगती है तो सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। तो इससे हमें नेचर को और बेहतर ढंग से समझने का मौका मिला कि ये दोनों वस्तुएं इस तरह से आगे पीछे जा रही हैं जब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है कि भाई सेंटर ऑफ मास में कोई बदलाव आ ही नहीं रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है। मान लो एक रुका होता, एक आगे जाता तो सेंटर ऑफ मास भी मूव करता, बट जब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगते हैं उस वक्त समीकरण इतने बेहतरीन ढंग से जुड़े हुए हैं, ये रिलेशन या फिर ये फंक्शन कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है कि भाई ये चीजें जो दूर जा रही हैं लेकिन इस तरह दूर जा रही हैं कि सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं टिका हुआ है, इसलिए सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता है। अब जब चैप्टर 1 से ज्ञान लेते लेते यहां पहुंचोगे और ऐसे ऑब्जर्व करोगे नेचर को, तो क्या आप कभी भूलोगे इन चीजों को? कभी नहीं भूलोगे। यही है गणित जो आपको इवॉल्व करती है। विज्ञान सिर्फ ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं है। गणित उस ऑब्जर्वेशन के दौरान जब आप कुदरत से बात करते हो वो बात करने वाली भाषा है, और हर चीज शुरू होती है एक वाई के साथ। ऐसा क्यों होता है? आपकी क्यूरियोसिटी के साथ। दैट्स इट। यही है रिलेशन, यही है रिलेशन, यही है फंक्शन। आपको नेचर के अंदर सिर्फ रिलेशंस ढूंढने हैं। ठीक है, जब किसी रिलेशन में एक इनपुट पर एक आउटपुट आएगा तो मात्र आप उसका नाम बदल दोगे कि इस रिलेशन को आप फंक्शन बोलते हो या रिलेशन भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप? ठीक है, जैसे हमने कहा था, हमने एक रेंज का फॉर्मूला लिखा था ना, रेंज का फॉर्मूला, ठीक है, रेंज का फॉर्मूला लिखा था, दिखाता हूं। रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ठीक है, तो आप इसको रिप्रेजेंट ऐसे करोगे, रेंज इज अ फंक्शन ऑफ या रिलेशन ऑफ, बोलने का तरीका है यू थीटा एंड जी। ठीक है, और यही चीज बस जैसे यहां तो हमने रेंज बोला है इसलिए आर लिखा। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर हम इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज अ फंक्शन ऑफ, ठीक है, यू थीटा जी। और आप तो सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट फंक्शन लेकर आ रहे हो, इसलिए आपको हमेशा देखने को मिलेगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं y इज इक्वल टू 4ax²। तो इस तरह के आपको इजी फंक्शंस देखने को मिलेंगे। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, जिसका समीकरण ये है। तो ये मात्र एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और जब रिलेशन होगा तो आप लिखोगे r ऑफ x, y इज अ रिलेशन ऑफ x। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स, रिलेशन ऑफ एक्स। फंक्शन को भी आप रिलेशन बोल सकते हो। बस इससे ये डिफाइन हो जाएगा, जब आप फंक्शन बोलोगे तो एक इनपुट पर एक आउटपुट होगा, जब रिलेशन बोलोगे तो एक इनपुट पर एक से ज्यादा आउटपुट आ रहे होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में दिखा देता हूं, जैसे कि जो मैथ में आप लोग देखने वाले हो, ईस्टर एग। ठीक है, एक सर्कल की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंपलेस्ट सर्कल की इक्वेशन रखी है, तो वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या है? ये एक रिलेशन है, क्योंकि जब आप x का कोई भी इनपुट डालोगे, ठीक है, तो क्योंकि अंडर रूट में है y की दो वैल्यू आएंगी। आप इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे देखो, सर्कल ऐसे बनेगा। ठीक है, आपने एक इनपुट डाला x का, उस पे y की एक ये वैल्यू आई, एक ये वैल्यू आई। एक इनपुट पर दो आउटपुट आ रहे हैं। x एक्सिस को आपने इनपुट लिया है और y एक्सिस को आउटपुट लिया है। ठीक है, तो एक इनपुट पर दो आउटपुट आया, तो ये क्या बन गया? रिलेशन बन गया। वेयरएज अगर आप ये देखोगे y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये यहां पर कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहां पर हर इनपुट पर एक ही आउटपुट है, तो ये क्या बन गया आपका एक, इसको, ये भी एक रिलेशन है, इसको आप फंक्शन बोल सकते हो, इसको आप रिलेशन बोल सकते हो। तो इसको रिप्रेजेंट करोगे ऐसे, y एज अ फंक्शन ऑफ x, और इसको बोलोगे y एज अ रिलेशन ऑफ x। एज सिंपल एज दैट, और कुछ भी नहीं है। हमने फालतू इस चैप्टर को इतना भाव दे रखा है, इस चैप्टर को क्या, हर चैप्टर को हमने एक्स्ट्रा फुटेज दे रखी है। ठीक है, तो यहां पर उम्मीद करता हूं आपको रिलेशन फंक्शन समझ आया होगा, क्योंकि अब मैं आप लोगों को डेरिवेटिव्स की दुनिया में लेकर जाऊंगा। वहां पर मुझे फंक्शन लिखना था, तो इस फंक्शन को समझाने के लिए पहले मैं आपको गणित के एक मतलब जो जर्नी रही है हमारा, उसमें इस चीज को भी हमें मतलब मुझे आपको समझाना था, ताकि हमारी कंटिन्यूटी और राइट ऑर्डर मेंटेन रहे इस चीज के लिए। और कुछ ही 2-3 लेक्चर्स के बाद
फिर हम चैप्टर बाय चैप्टर चीजों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे, बट इन अ राइट सीक्वेंस। ठीक है, ये आपके बेस को रेडी करने के लिए, नंबर्स की जर्नी आपको असली वास्तविकता के साथ जोड़ने के लिए है, और मैं चाहता हूं कि इसको आप पूरा सीक्वेंस में एक बार अगेन एक्सप्लोर करो। साइंस एंड मैथमेटिक्स लाइब्रेरी आपको एप्लीकेशन में मिलेगी, मैथमेटिक्स के अंदर जाओ और सीक्वेंस में वीडियोस को देखो। जो पहले है वो पहले देखनी है, जो उसके बाद है वो उसके बाद देखनी है, जो देख रखी है अच्छे से याद है यू कैन स्किप इट, ठीक है, बट सीक्वेंस को पूरा कंप्लीट करोगे तो अब यकीन मानो आप रेडी हो जाओगे मैथ्स और साइंस के दरवाजे खोल के उसको एंजॉय करने के लिए। सो इस वीडियो को यहां पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।